चलिए ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे आइसोलेटेड फुटिंग की। ठीक है, तो आइसोलेटेड फुटिंग की आज हमें डिजाइन करनी थी। एक 7 नंबर का न्यूमेरिकल एकेटिव में आता ही आता है इस टॉपिक से। ठीक, तो अब हमें ये करना था कि आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में पहले थोड़ी डिटेल में जानेंगे आज। ठीक, डिटेल में जानने के बाद जो है उस पर डिजाइन प्रोसीजर जानेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड फुटिंग जो है हमारी, सिंपली जानिए कि जब कोई सिंगल कॉलम होता है, ठीक है, सिंगल कॉलम के नीचे जब हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक, यानी कि ऐसा फाउंडेशन जो सिंगल कॉलम के नीचे प्रोवाइड किया जाए, हर सिंगल कॉलम के नीचे, वो हमारा कहलाता है आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, अब ये कॉलम किसी भी शेप में हो सकते हैं, चाहे स्क्वायर के शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल के शेप में हो। रेयरली होता है कि वो सर्कुलर के शेप में भी होता है। ठीक, अब दूसरी चीज जानिए कि कॉलम का शेप इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, जैसे सर्कुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ठीक है, और ऑक्टागोनल भी हो सकता है। ठीक, किसी भी शेप का हो, लेकिन फाउंडेशन जो हमारा डिजाइन होगा, ठीक है, वो फाउंडेशन को हम डिजाइन कर रहे हैं या तो रेक्टेंगुलर शेप में या तो स्क्वायर में। ठीक, यानी कि कहने का मतलब कि कॉलम हमारा किसी भी शेप में हो, फाउंडेशन जो हमारा है उसको हम या तो रेक्टेंगल में कर रहे हैं या तो स्क्वायर में ही डिजाइन कर रहे हैं, आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए आइसोलेटेड फुटिंग यूज कहाँ करते हैं, जहां पे लोड स्मॉल हो, ठीक है, और सॉइल हमारा क्या हो, बहुत ज्यादा पुअर ना हो क्वालिटी में। ठीक, जहां पे लोड हमारा स्मॉल हो, ठीक, और सॉइल हमारा जो है बहुत ज्यादा पुअर ना हो, वहां पे हम क्या करेंगे, पुअर ना हो मतलब कि बियरिंग कैपेसिटी उसकी सफिशिएंट हो। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके आइसोलेटेड फुटिंग दो टाइप का देखिए, यहाँ पे दिख रहा है यूनिफॉर्म थिकनेस फुटिंग और दिखा रहा है क्या, टेपर्ड थिकनेस फुटिंग। ठीक, अब ये तो आइसोलेटेड फुटिंग के हो गए कि कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस डायमेंशन में हमारा होता है, कैसे स्क्वायर लेंगे कि रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कैसे लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली कि हम स्क्वायर डिजाइन कर रहे हैं कि रेक्टेंगल डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कोडल प्रोविजन क्या है। कोडल प्रोविजन आइसोलेटेड फुटिंग के लिए क्या है, तो ये जो कोडल प्रोविजन है, कोडल प्रोविजन मतलब IS 456/2000 में इसके कोड क्या मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम IS 456/2000 के पेज नंबर 63 पे चलेंगे, और पेज नंबर 63 पे जब चलेंगे हम, तो हम देखेंगे क्लास नंबर 34 तक। पेज नंबर 63। देखें यहाँ पे, यहाँ पे ये फुटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये। ठीक है, ये फुटिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से इनकी, सिंपल जनरल वाले में जनरल चीजें दी हुई हैं इनकी। ठीक है, सेल बी डिजाइन टू सस्टेन अप्लाइड लोड्स। ठीक, आगे 63 के बाद 64 पे थिकनेस ऑफ एज ऑफ फुटिंग कितना है। ठीक है, मूवमेंट एंड फोर्सेज हम देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे जैसे हमें यूज होंगी एक्चुअली हम देखेंगे यहाँ पे कोड। ठीक, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, सीयर एंड बॉन्ड की क्या कंडीशन है, ट्रांसफर ऑफ लोड एट बेस ऑफ कॉलम क्या है। ठीक,
नॉमिनल रेनफोर्समेंट, देखो नॉमिनल रेनफोर्समेंट में यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड स्पेसिंग शैल बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉलिड स्लैब। मतलब कि जो भी हम नॉमिनल मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सॉलिड स्लैब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्लैब में जितना है उतना ही यहाँ पे होगा। इसी तरह एक और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक। इतनी कंडीशन हमारी फुटिंग के लिए दी हुई। अब हम चलते हैं अपने स्टेप पे। अब ये तो हमारा आइसोलेटेड फुटिंग हो गया, और कहाँ पे हमारे पेज नंबर 63 पे दिया हुआ क्लास नंबर 34 कि क्या क्या करना है हमें। ठीक है, अब हम चलते हैं डिजाइन स्टेप का आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग। चलो देखो यहाँ पे डिजाइन स्टेप हमें देखने हैं। ठीक है, कि आइसोलेटेड फुटिंग के डिजाइन स्टेप क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो भी डिजाइन स्टेप हैं आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग के वो कैसे होंगे। ठीक है, पहला, अगर गिवन लोड कंडीशंस हमारी दी हुई हैं, गिवन लोड कंडीशन मतलब लोड ऑन कॉलम दिया हो, ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिया हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हो, और स्टील दिया हो कि कौन से ग्रेड का है। ठीक है, ये है हमारा, ध्यान से सुनिए, ये है हमारा लोड ऑन कॉलम, ये है हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये है हमारा स्टील। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये है कि फाइंड डिजाइन कांस्टेंट, फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। ठीक है, डिजाइन कांस्टेंट मतलब एक्स यू मैक्स अपॉन डी एंड आर यू। थोड़ा सा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा मुझे बताइए, जब हम लोग बीम पढ़ रहे थे, ठीक है, और चीजें पढ़ रहे थे, तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी क्या था और आर यू क्या था, बताओ। हमारी बाल्टी रहे है पानी वाला, इसमें पानी भर के दे रहे। पूजा, आर यू क्या था? एक बड़ा सा इक्वेशन में छोटा किया हुआ था वहां पे, और लिखा था उसको आर यू, आर। तिवारी, अनुष्का, याद कीजिए आर कौन सा फैक्टर था, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ। फियर फैक्टर नहीं, मैं बीम की बात कर रहा हूँ, यूनिट 1 की। चलिए ठीक है, अभी आगे देखा जाएगा, हो सकता है आपको याद आ जाए, नहीं याद आएगा तो आज का आपका असाइनमेंट भी रहेगा कि आर कैसे, आर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं पहला एक्स यू मैक्स अपॉन डी और आर यू कभी निकालने की जरूरत पहला स्टेप पड़ता है, अब कभी नहीं भी पड़ता है, हालांकि मैंने पहले पहले स्टेप पे ही लिख दिया है उसको, ये बीच में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले भी निकाल सकते हो, बीच में भी जरूरत पड़ेगी। अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 2, असली डिजाइन आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखिएगा।
स्टेप नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट एरिया ऑफ फुटिंग एज फॉलोज, है ना। कह रहा है कैलकुलेट एरिया ऑफ फुटिंग एज फॉलोज। तो ए इक्वल टू डब्ल्यू सी, ए इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एफ अपान क्यू, ठीक है, क्यू नॉट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो डब्ल्यू सी यहाँ पे देखिए क्या है, डब्ल्यू सी है हमारा लोड ऑन कॉलम, कॉलम पे कितना लोड लग रहा है, ठीक है। डब्ल्यू एफ है हमारा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस पेडेस्टल इफ प्रोवाइडेड। ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एफ क्या है, सेल्फ वेट है किसका, फुटिंग का, ठीक है, प्लस पेडेस्टल इफ प्रोवाइडेड। अब डब्ल्यू एफ की वैल्यू जो होती है वो यूजुअली हम लेते हैं कितना, 10% ऑफ डब्ल्यू सी। कितना लेते हैं, 10% ऑफ डब्ल्यू सी। मैं यहां पे लिख देता हूं बड़े बड़े, 10% ऑफ डब्ल्यू सी, ठीक है। यानी कि जो एरिया का हमारा फार्मूला था ये ए इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एफ अपन क्यू, क्यू क्या था हमारा, क्यू नॉट क्या था, सेफ बियरिंग कैपेसिटी या सॉइल, ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी या सॉइल। तो डब्ल्यू सी हमारा हो गया लोड ऑन कॉलम, डब्ल्यू एफ हमारा क्या हो गया कि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस पेडेस्टल इफ प्रोवाइडेड। और ये कितना होता है, 10% ऑफ डब्ल्यू सी हम ले लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप हमारा ये कह रहा है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ फुटिंग। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जब एरिया निकल गया हमारा, ठीक है, हमें फुटिंग का अपने एरिया पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि फुटिंग का एरिया कितना होगा। तो अब हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साइज हमें बताइए। तो अगर हम स्क्वायर मान रहे हैं तो फॉर स्क्वायर फुटिंग साइज ऑफ फुटिंग एस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एरिया। एरिया का अंडर रूट निकाल लेंगे तो वो हमारा स्क्वायर का साइज आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, ठीक। और अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फुटिंग रेक्टेंगुलर है, तो कोई वन डायमेंशन उसका एज्यूम कर लो, ठीक है। और दूसरा डायमेंशन जब एरिया में उससे डिवाइड करोगे तो दूसरा डायमेंशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चंस में ये दिया होता है कि रेक्टेंगल का विड्थ और जो साइड है हमारी लेंथ जो है उसमें रेशियो क्या है। अगर नहीं दिया रहेगा रेशियो तो हम बीम की तरह लीकेज करेंगे अपना, ठीक। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हमारा कह रहा है कि कैलकुलेट सॉइल प्रेशर ड्यू टू फैक्टर्ड कॉलम लोड ओनली, ठीक है। स्टेप 4 कह रहा है हमारा कि कैलकुलेट कीजिए सॉइल प्रेशर को किसकी वजह से, फैक्टर्ड कॉलम लोड की वजह से, ठीक है। सॉइल प्रेशर पीयू, सॉइल प्रेशर पीयू कितना होता है 1.5 डब्ल्यू सी अपान एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक्स इंटू वाई क्या है, देखिए ध्यान से। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो फुटिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर शेप का हमारा फुटिंग हो गया तो हम कह रहे हैं ये वाला जो हमारा डायमेंशन हो ये वो एक्स है और ये वाला जो डायमेंशन है हमारा वो वाई है, ठीक। तो पी यू इक्वल टू होता है 1.5 डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी मतलब कॉलम पे का जो लोड है, ठीक है, अपान एरिया। तो एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है हमारा शॉर्टर डायमेंशन ऑफ फुटिंग है और वाई क्या है हमारा लॉन्गर डायमेंशन ऑफ फुटिंग है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने पीयू निकाल लिया है, ठीक है।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें निकालना अपने फुटिंग की डेप्थ। हमारी फुटिंग की डेप्थ कितनी होगी, ठीक है, हमारी फुटिंग की डेप्थ कितनी आएगी, हमें ये देखना है। देखो थोड़ा सा ब्लर हो गया एक्चुअली ये। देखो स्टेप 5 में हमें डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना है। डेप्थ ऑफ फुटिंग की डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। अब इसके 3 फार्मूले हैं, 3 तरीके हैं इसको निकालने के। तीनों तरीकों से हम निकालेंगे डेप्थ, और तीनों में से जो सबसे ज्यादा डेप्थ आया रहेगा हमारा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए कि तीनों में से जो सबसे ज्यादा आया होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब तीनों में से जो सबसे ज्यादा आया होगा फाइनल आंसर होगा। कैसे होगा, अब ये देखिए। हम कह रहे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूं अगर क्लियर नहीं है, कि बाय वन वे सीयर क्राइटेरिया। हम कह रहे हैं जो भी हमारा कॉलम है, अगर एक डायरेक्शन में के सीयर की वजह से अगर कोई हो रहा है, तो कितना आएगा उसमें, उसकी वजह से डेप्थ कितनी होगी अगर केवल वन डायरेक्शन में सीयर का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन हम मान रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन हमारा कहाँ होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे सीयर, critical section for one way shear is taken at a distance small d। स्मॉल डी हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल में हम वन वे सीयर दिखा रहे हैं, एक ही तरफ हमारा क्या हो रहा है, सीयर हो रहा है। देखिए हम कह रहे हैं कि हमारा केवल सीयर इधर हो रहा है, ठीक है, ये हमारा सीयर हो रहा है। चाहे हम कह रहे हैं कि हमारा सीयर जो है ये हो रहा है, या तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है या तो वाई डायरेक्शन में हमारा सीयर जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई का हमारा रेक्टेंगल था, एक्स और वाई का, ठीक है। ये एक्स था हमारा, ये हमारा वाई था, ठीक। और ये जो बीच वाला दिख रहा है ना डायमेंशन, क्या दिख रहा है, ए, ये स्मॉल ए, और ये जो है वो है स्मॉल बी, ठीक है। ये हमारा कॉलम का डायमेंशन है, ये रेक्टेंगल कॉलम है जिसका डायमेंशन हमारा ए क्रॉस बी का है, ठीक है। और हम कह रहे हैं जो ये क्रिटिकल सेक्शन वाली लाइन हमने खींची हुई है, ये क्रिटिकल सेक्शन वाली, हम कह रहे हैं कि वो स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। कहां से, सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है। अब आ रही है, सर वॉइस कट रहा है सर। अब क्लियर आ रहा है, वैसे ही है, कट रहा है। चलो ट्राई करते हैं एक बार। देखो ये रेक्टेंगुलर हमने लिया हुआ था एक्स और वाई का, ठीक है। अब आ रही है आवाज क्लियर, हाँ हेलो, सर। ठीक है। ये रेक्टेंगल हमने एक्स और वाई का लिया हुआ था, ये फुटिंग का डायमेंशन है, ठीक है। ये फुटिंग है हमारा एक्स और वाई का। हम कह रहे हैं कि इसमें वन वे सीयर हो रहा है, यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में, चाहे एक्स में सीयर हो रहा है चाहे वाई में सीयर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने कॉलम जो बनाया था उसका डायमेंशन है ए क्रॉस बी का, ठीक। और ये कॉलम के फेस से स्मॉल डी, यानी कि स्मॉल डी जो है हमारा वो इफेक्टिव डेप्थ है कॉलम का। कॉलम का इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी फाउंडेशन का इफेक्टिव डेप्थ है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन हमारी क्राइटेरिया कह रही है कि जो ये पहला वन वे सीयर का क्रिटिकल जो सेक्शन होगा वो भी स्मॉल डी डिस्टेंस पे ही होगा। स्मॉल डी डिस्टेंस इधर जा रहा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकली इक्वल है, कहने का मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक।
तो स्मॉल डी डिस्टेंस पे हमारा ये आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन जो येलो कलर से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसकी डायमेंशन कितनी होगी। ठीक है, हम कह रहे हैं इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो अगर ये पूरा x है, देखो ध्यान से, अगर ये पूरा x है, ठीक है, और हमें केवल येलो वाला चाहिए, ठीक, तो अगर हम कहें ये मिडिल पे, अगर हम ये मिडिल पे देख लें तो ये क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये इधर वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x/2। ठीक, अब x/2 में से ये आधा a/2 माइनस कर दो, यहाँ पे a/2 माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक, जब a/2 माइनस कर दिए, ठीक है, तो तुम्हें ये पूरा इतना मिला, अभी इतना बचा है तुम्हारे पास। फिर जब तुम इसमें से d माइनस कर दोगे तो तुम्हें केवल येलो वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है हमारा वो मिल जाएगा, यानी कि -d। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x-a/2 -d। ठीक है, ये हमारे x के डायरेक्शन में था, और जैसे ही इसको हम y वाले डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y-b/2 माइनस स्मॉल d। ठीक है, ये हमारा y के डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो, हम कह रहे हैं कि शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन ड्यू टू PU, इस PU की वजह से शियर फोर्स कितना होगा क्रिटिकल सेक्शन पे। ठीक, तो ये होगा PU मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है, PU मल्टीप्लाइड बाई, थोड़ी सी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आवाज आ रही है, हेलो, यस सर। चलो ठीक यस है, सर। ठीक, देखो, हाँ, हम कह रहे हैं हमें शियर फोर्स चाहिए था, ठीक है, तो हम PU मल्टीप्लाइड बाई x किए और मल्टीप्लाइड बाई हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन की डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है y माइनस b। ठीक है, अपान 2 माइनस d। तो PU मल्टीप्लाइड बाई एरिया था, तो हमने इस सेक्शन के लिए लिया हुआ है। ठीक, ये हमारा रेक्टेंगल का थिकनेस, जो ये थिकनेस थी इधर की, वो थी हमारी y-b/2 माइनस d। ठीक है, और ये जो डायमेंशन हमारी थी रेक्टेंगल के लिए वो थी x, यानी कि PU मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल X जो कि हमारी डायमेंशन है, मल्टीप्लाइड बाई y-b/2 माइनस d। ठीक है, ये हमारा आ गया VU की वैल्यू। ठीक है, ये इस, जब y के डायरेक्शन में हमारा शियर हो रहा था, जब x की डायरेक्शन में हमारा शियर होगा तो केवल सिंपल सा चेंज हो जाएगा, PU मल्टीप्लाइड बाई y हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a/2 माइनस d हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका था। अब हम कह रहे हैं कि शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाई कंक्रीट। ठीक है, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाई कंक्रीट। अब शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाई कंक्रीट क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाई कंक्रीट मतलब ये जो लाइन हम थी ना यहाँ पे, शियर फोर्स एट द सेक्शन, इस सेक्शन पे जो क्रिटिकल सेक्शन था हमारा, ठीक है, इस पे कितने से रेजिस्ट करेगा। ठीक है, कितने से रेजिस्ट करेगा। तो अब ध्यान से देखो, मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल के यहाँ पे कोई सेक्शन हमने काटा हुआ है, रेक्टेंगल जो हमें दिख रहा है, ये हमारा सेक्शन है, ऐसे है हमारा प्लेन, यहाँ पे हमने ये सेक्शन एक लिया हुआ है। ठीक, ठीक,
हमने सेक्शन लिया हुआ है। अब ऐसे ये, अब तुम फाउंडेशन का डायमेंशन सोचो, ठीक है, कि वो कैसे है, एक क्यूब के शेप में है। अभी फिलहाल हम मान ले रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हम नीचे की तरफ डेप्थ में बढ़ा दिए, ठीक है, तो एक ये क्या हो जाएगा, क्यूबाइड के शेप में आएगा। ठीक है, हम ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दिए। अब हम कह रहे हैं उसका एक लेयर ऐसे निकाल लो, ठीक है, अगर उसका एक लेयर निकालोगे ऐसे तो इस मोबाइल के शेप में ही एक लेयर निकलेगा, ठीक ना, इस मोबाइल के शेप में ही एक लेयर वहां से बाहर निकलेगा। हम कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक, तो क्रिटिकल सेक्शन है तो ये डायमेंशन हमारी जो थी वो हमारी क्या थी, यक्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, ये जो डायमेंशन दिख रहा है हमारा वो यक्स है, ये डायमेंशन, क्योंकि हम ऐसे निकाल लिए हैं इसको, ठीक। और फिर हम कह रहे हैं कि ये जो डायमेंशन थी हमारी, ठीक है, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है, ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा, ये यक्स है ये डी है, यानी कि यक्स इंटू डी हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक। तो यही शियर फोर्स हम जब यहाँ पे निकाले हैं, तो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट एट दैट सेक्शन टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय यक्स इंटू डी, ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर से यहाँ पे, टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय यक्स इंटू डी, ठीक है, ये हमारा आ गया शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट इक्वल टू टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय यक्स इंटू डी, ठीक है। अब हम दोनों ही शियर फोर्स निकाले थे, जब दोनों से ही शियर फोर्स हम निकाले हैं तो दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेशन 1 कह लिए और इसको कह लिए इक्वेशन 2, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। जब हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से जब इक्वल करेंगे हम इसको, तो हमारा जो है डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, स्मॉल डी की वैल्यू, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम चूंकि स्टेप देख रहे हैं अपना, तो कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि हम स्मॉल डी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक, तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करके स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टाउ सी की वैल्यू जो है, ठीक है, टाउ सी की वैल्यू हमेशा एज्यूम करेंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.2% हम ले रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.2% फॉर M20, तो हम टाउ सी की वैल्यू बीम वाले चैप्टर में देखे थे, निकालते थे, वहां से आ रही थी हमारी 0.32 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप, पहला सेक्शन था इसका, कि हम वन वे शियर की वजह से अगर देख रहे हैं तो। अब आते हैं हम सेकेंड वाले स्टेप पे। सेकेंड वाला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि ठीक है, हमने देखा था कि वन वे शियर हो रहा था, अगर टू वे शियर हो जाए तो क्या होगा, है ना, कह रहा है कि अगर टू वे शियर हो जाए तो क्या होगा, ठीक, तो टू वे शियर देखिए, कौन सा क्लियर किया, कह रहा है कि टू वे शियर हो जाए तो क्या होगा, टू वे शियर मतलब ये है कि दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है, जब दोनों तरफ हो रहा है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पूरा शेडेड पोर्शन हमारा मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ना वो पूरा हमारा शेडेड पोर्शन मिल रहा है, ये पूरा जो है हमारा वो मिल रहा है, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है उसके बाहर बाहर वाला एरिया जो है हमारा वो मिल रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है वही हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है टू वे शियर में, कि जो भी डायमेंशन होती है हमारी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, उससे d/2 डिस्टेंस पे, उससे d/2 डिस्टेंस पे ये जो
डी डिस्टेंस है इनके फेस के और इस क्रिटिकल सेक्शन के बीच में, ठीक है, वो d/2 है। कहा जाता है 2 वे सीयर में कि जो फेस होगा कॉलम का उससे d/2 डिस्टेंस पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा, ठीक। तो अब d/2 डिस्टेंस पे अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन का इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये a है, एक साइड a है, ये साइड b है, ठीक है, तो ये वाली साइड इसकी कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी भाई, b में प्लस d/2 इधर से ऐड हो जाएगा और प्लस d/2 इधर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड आ जाएगी हमारी प्लस b प्लस d/2, ठीक है, b प्लस d/2, ठीक। और इसी तरह हमारे ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी हमारी a प्लस d/2, पेरीमीटर है तो एक एक और आएगा साइड, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया सारी चीजों को, तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 2 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब एरिया कितना आएगा, कहा है एरिया ऑफ कंक्रीट रेजिस्टिंग पंचिंग सीयर मतलब 2 वे क्राइटेरिया, 2 वे सीयर को ही हम पंचिंग सीयर बोल रहे हैं यहाँ पे। एरिया कितना होगा, ध्यान से देखना, कहा गया है कि एरिया कितना होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो सब कुछ क्लियर हो गया। ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ना, उसको ऐसे ही पकड़ो और ऐसे ऊपर उठा लो, ठीक है, पूरे क्रिटिकल सेक्शन को ऐसे उस लेयर को ऊपर उठा लो। जब उस लेयर को तुम ऊपर उठा के देखोगे, ठीक है, तो एक चारों तरफ से घेरा बना हुआ है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, और उसका पेरीमीटर ऊपर वाली, अगर पेरीमीटर ऊपर वाली लेंथ हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम निकाले हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 2d। अगर उस रेक्टेंगल को ऐसे खोल दो, ठीक है, तो एक सीधी लाइन होगी जिसकी लेंथ होगी इस पेरीमीटर के इक्वल, ठीक है, और उसकी जो डेप्थ होगी वो स्मॉल d होगा, इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि तुम फाउंडेशन का पूरा हाइट था इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, उसको तुम ऊपर खींच लिए हो तो उसकी हाइट तो स्मॉल डी ही रहनी है, और ये पेरीमीटर जो है उसका लेंथ होना है, तो जब खोलोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी, वो उसका एरिया हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे उसका एरिया जो है वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एरिया हमारा क्या आ गया कि a इक्वल टू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई d। अब हम कह रहे हैं पंचिंग सीयर ऑन द क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, पंचिंग सीयर ऑन द क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन मतलब ये डॉटेड लाइन वाले पे, ठीक है, सीयर क्या होगा, ठीक है, तो pu, ध्यान से देखना, pu मल्टीप्लाइड बाई शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई शेडेड पोर्शन का एरिया। तो पूरा रेक्टेंगल x इंटू वाई का था, तो x इंटू वाई, और माइनस हम जब छोटे वाले रेक्टेंगल को अगर हम ये क्या बोलते हैं छोटे वाले क्रिटिकल सेक्शन को हम माइनस कर देंगे, अगर इसमें से ये क्रिटिकल सेक्शन वाले एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा बाकी बचा हुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस डी, a प्लस d/2 d/2 a प्लस डी हो गया मल्टीप्लाइड बाई b प्लस डी, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। फिर हम पंचिंग सीयर निकालेंगे रेजिस्टेड बाय द सेक्शन, टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया हमने निकाला हुआ पहले से, तो टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब जब इक्वेशन नंबर 4 हमारा निकल गया तो अब हमें पता है यहाँ पे टाउ सी यूज हुआ है, ठीक है, टाउ सी की अलाउएबल जो स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, वो 0.25 अंडर रूट एफ सी के है, 0.25 अंडर रूट एफ सी के,
फिर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और वहां से डी की वैल्यू एक और निकालेंगे। ठीक है, अब हम तीसरे सेक्शन पे आते हैं। तीसरा सेक्शन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा सेक्शन हमारा कह रहा है कि चलो तो तीसरे सेक्शन के पहले अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो जल्दी से। नो सर। बताओ अनुष्का, नो पूजा, नो सर। अदिति, अदिति, ये ज्वाइन करके फिर भाग जाती है क्या? लग रहा है सो गई। हाँ लग तो रहा है ऐसा ही। चलो ठीक है। अदिति है ही नहीं। हाँ है ही नहीं।